जय हिंद साथियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी बीए बीकॉम 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर। तो 6 सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका पेपर टाइटल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हिंदी में कहा जाता है संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विचार। तो संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विचार के आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी की विश्वविद्यालय में यही प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, यह है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जो कि 2023 में आयोजित कराया गया था। तो इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और 2024-25 सत्र के लिए खासकर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका है जिसमें पूछा गया है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों सर्वनिष्ठ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सर्वनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है। पहला ऑप्शन दिया गया इड, ईगो या फिर सुपर ईगो या इड और ईगो दोनों। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो हो जाएगा इड। इड जो है यानी आईडी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती थी, तो आईडी आपका आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है कि समय प्रबंधन रणनीतियों के अंतर्गत शामिल है। तो पहला ऑप्शन दिया कि निगरानी और योजना या फिर लक्ष्य निर्धारण। तो ये दोनों सम्मिलित है, निगरानी और योजना लक्ष्य निर्धारण। समय प्रबंधन रणनीतियों के अंतर्गत जो सम्मिलित है वो निगरानी और योजना लक्ष्य निर्धारण, ये दोनों सम्मिलित है। इस प्रकार से हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि हम काम करने में देरी क्यों करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हम किसी भी काम को करने में देरी क्यों करते हैं। तो पहला तो कारण यह हो जाता है कि अपर्याप्त संसाधन, या मैं कहाँ से शुरू करूं, या असफल होने का डर। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ये इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि हम किसी भी काम को करने में देरी तब लगाते हैं जब हमें उचित संसाधन नहीं मिल पाता है, या फिर हम ये डरते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें, या असफलता से डर जाते हैं कि अरे अब इसमें जो मैं करना चाहता हूँ क्या इसमें सफल होगा कि नहीं। तो इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया कि किसी शब्द का अर्थ, माफ कीजिएगा, किस शब्द का अर्थ कम महत्वपूर्ण कार्य पर अपना समय बर्बाद करके किसी कार्य को विलंबित करना या स्थगित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, टाल मटोल। अगर आप किसी को टाल मटोल कर रहे हैं, टरका रहे हैं, बार बार गोली दे रहे हैं, गोली देने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि झूठ बोलना। ठीक है, बार बार कोई आपको कोई चीज़ कह रहा है करने के लिए, लेकिन आप उसके समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस भाषा में टाल मटोल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न आपका है कि सभी संचार एक केंद्रीय स्थिति के माध्यम से संचालित होते हैं। एक सदस्य के पास समूह के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक चैनल और अधिक जानकारी होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है स्टार नेटवर्क। क्या कहा जाता है? स्टार नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि इसके पास कई सारे चैनल होते हैं जिसमें सभी संचार को एक केंद्रीय स्थिति के माध्यम से संग्रहित करके संचालित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए टिक करेंगे, स्टार नेटवर्क। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अगला प्रश्न दिया गया है कि इलियट और मैकग्रेगर 2001 के शोध से पहले लक्ष्य को 3 श्रेणियों में निम्नलिखित के अतिरिक्त वर्गीकृत किया गया था। तो इनमें से 7वां प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। 7वें प्रश्न को समझना यह है कि इलियट और मैकग्रेगर 2001 के शोध के पहले लक्ष्य को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था, और इसमें 3 श्रेणियों के नाम आपको चूज करने होंगे कि वो कौन सी 3 श्रेणियां हैं जिनमें वो वर्गीकृत किया गया था। तो पहली श्रेणी थी प्रभुत्व लक्ष्य।
पहली श्रेणी कौन सी थी? प्रभुत्व लक्ष्य, दूसरा है प्रदर्शन दृष्टिकोण और तीसरा दिया गया था दर्शन परिहार। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा परिहार लक्ष्य। तो परिहार लक्ष्य इनमें वर्गीकृत नहीं किया गया, बाकी जो वर्गीकृत किया गया था 3 श्रेणी, प्रभुत्व लक्ष्य, दर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य और प्रदर्शन परिहार। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। तो इसमें से पूछा क्या गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो परिहार लक्ष्य इनकी श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि लक्ष्य के संदर्भ में स्मार्ट का संक्षिप्त रूप क्या है। तो लक्ष्य के संदर्भ में स्मार्ट का जो संक्षिप्त विवरण है वो है विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त परिमाण और केंद्रित समयबद्ध। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही है स्मार्ट का संक्षिप्त रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से नहीं है। तो ऑप्शन ए है कार्रवाई लक्ष्य, बी दिया गया परिमाण लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य या फिर डी दिया गया प्रक्रिया लक्ष्य। तो इनमें से हम बात करें कि 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्य में से एक नहीं है, तो परिमाण लक्ष्य, प्रदर्शन और प्रक्रिया ये तीनों आते हैं किसके श्रेणी में? लक्ष्य के श्रेणी में, तीन मुख्य प्रकार के लक्ष्य की श्रेणी में, लेकिन कार्रवाई लक्ष्य इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कार्रवाई लक्ष्य। ठीक है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के व्यक्ति में अवसाद की संभावना अधिक होती है। पहला ऑप्शन आपका था कि प्रकार ए, प्रकार बी, प्रकार सी, प्रकार डी। तो इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रकार ए। प्रकार ए में व्यक्तित्व के अवसादन की संभावना क्या होती है? सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच आयामीय व्यक्ति मॉडल का आयाम नहीं है। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिस्काय इनमें से पंच आयामीय व्यक्ति मॉडल का आयाम नहीं है। बाकी खुलापन या बहिर्मुखता या कर्तव्यनिष्ठा ये सभी आयामीय व्यक्ति मॉडल का आयाम है, और क्रिस्काय जो है ये नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी व्यक्ति का उसके मूल्य या मूल्य की समग्र भावना को किस रूप में जाना जाता है और या कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के उसके मूल्य या मूल्य की समग्र भावना को आत्म प्रभावकारिता के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा आत्म प्रभावकारिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है आलपोर्ट के इन लक्षण को कितने स्तर में वर्गीकृत किया गया था। तो आलपोर्ट के जो लक्षण हैं उनको वर्गीकृत किया गया था कार्डिनल, केंद्रीय और गौड़ के रूप में। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, जिसमें दिया गया है कि कई व्यक्ति एक व्यक्ति से संवाद करते हैं। जैसे कई व्यक्ति मिल करके किसी एक व्यक्ति से संवाद करते हैं, परंतु आपस में संवाद कर नहीं पाते, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टार नेटवर्क कहते हैं, या केंद्रीयकृत नेटवर्क कहते हैं, या विकेंद्रीकरण नेटवर्क कहते हैं, या फिर वाई और श्रृंखला प्रकार के नेटवर्क कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टार नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का आवश्यक 7 CS नहीं है। संप्रेषण का आवश्यक 7 CS नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, पहले दिया गया है अस्पष्टता या असक्तता, तो ये दोनों इसमें से संप्रेषण का आवश्यकता है। बात करें डी सामान्य की, तो यह भी है, लेकिन इसमें ठोस यानी सॉलिड, ये ठोस इसमें से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी विभाजन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कार्ल युग ने
अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का विभाजन किया था। ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तियों के सभी व्यक्तियों का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को विभाजन किया था। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल यूंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि स्कूल के घंटों के दौरान या बैठक में सेल फोन की घंटी का सही तरीका क्या है। जैसे आप स्कूल में बैठे हुए हैं या स्कूल में वर्क कर रहे हैं तो इसमें घंटी का सही तरीका क्या है, कम या बंद करना, कंपन या बंद करना, विशेष रिंगटोन या उच्च। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का, कम या बंद। क्योंकि कंपन होगा तो यह जरूरी नहीं है, कम कर लें या तो एकदम कम कर लें या तो बंद कर लें रिंगटोन को, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ईमेल में सभी बड़े अक्षर का उपयोग करने का अर्थ क्या है। जो ईमेल में हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं तो इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ है कि आप चिल्ला रहे हैं, यानी यू आर क्राइंग, ठीक है, ये आप उसको हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने की वहाँ पर चीज़ें दी नहीं रही थी, इसलिए हम क्या करते हैं उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो इसका अर्थ ये बताता है कि आप बता रहे हैं तेजी से कि ये क्या चीज़ें लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यू आर याइलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल सिद्धांत। लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल सिद्धांत हैं। पहला तो स्पष्टता, दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य, तीसरा है प्रतिबद्धता, चौथा आपका दिया गया प्रतिक्रिया, कार्य की जटिलता। ये 5 मूल सिद्धांत हैं किसी भी लक्ष्य निर्धारण के, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है कि किसे अशाब्दिक संचार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से आपको बताना है कि किसको अशाब्दिक संचार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है संज्ञान, सोच, पराभाषाएं या सूंघना। तो इसमें से अशाब्दिक संचार जो आएगा वो सूंघना आएगा। सूंघना जो है ये एक प्रकार का अशाब्दिक संचार है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आत्मसम्मान का अर्थ क्या है। आत्म सम्मान का अर्थ क्या है। तो पहला दिया गया संतुष्टि में विलंब, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि किसी के व्यवहार पर आंतरिक नियंत्रण, क्या ये आत्मसम्मान है। या सी ऑप्शन है कि किसी के व्यवहार पर बाहरी नियंत्रण हो आत्मसम्मान की बात, या किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल निर्णय। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आत्मसम्मान का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति का अपने बारे में मूल निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है कि मनोवृत्ति के विकास में कौन सा योगदान नहीं है। मनोवृत्ति के विकास में इनमें से कौन सा योगदान नहीं देता है। तो इसमें से ध्यान देना है कि क्रिया प्रसूता प्रबंधन और क्लासिकी अनुबंधन ये मनोवृत्ति के विकास में योगदान नहीं करता है। बाकी रिश्ते का आकर्षण ये मनोवृत्ति के विकास में योगदान करता है। अवलोकन आधारित शिक्षा और अनुवांशिक प्रभाव ये सभी जो है मनोवृत्ति के विकास में योगदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया प्रसूत या अनुप्रबंधन और क्लासिकी अनुबंधन ये योगदान नहीं करते। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न है औपचारिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करें औपचारिक संप्रेषण की, तो औपचारिक जो संप्रेषण होते हैं वो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन दिया गया है कि किसके अंतर्गत इस बात का ध्यान देना शामिल है कि व्यक्ति जो कहता है उस पर अन्य लोग क्या कह रहे हैं और उस पर क्या उचित प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लाएंगे सहानुभूतिपूर्वक सुनना। सहानुभूतिपूर्वक सुनना यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, यानी सहानुभूतिपूर्वक सुनना के अंतर्गत इस बात का ध्यान देना शामिल है कि किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो कहता है कि उस पर अन्य लोग क्या कह रहे हैं और उस पर क्या उचित प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम सहानुभूतिपूर्वक सुनना कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें दिया गया है कि क्रिया प्रसूत प्रबंधन में हम लोगों के दृष्टिकोण को बनाने पर निर्भर करता है।
तो आपको इसमें ध्यान देना है कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन में हम लोगों के सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन दृष्टिकोण को बनाने पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है अनुवांशिक और शारीरिक विशेषताएं, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है प्रायोगिक कारक, तीसरा है पारिवारिक वातावरण और चौथा है सांस्कृतिक कारक। तो आपको इनमें से कौन सा उत्तर ध्यान देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिक और शारीरिक विशेषताएं, तीसरा हो जाएगा पारिवारिक वातावरण और चौथा हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से उत्तर जो दिया जाएगा वो ऑप्शन डी 1, 3 और 4 ये कथन सत्य हैं, इस वजह से आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि व्यक्तिगत विकास गतिविधियों में वह गतिविधियां शामिल हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत विकास की गतिविधियां हैं उनमें से कौन सी गतिविधियां सम्मिलित हैं। तो पहला है जागरूकता और पहचान वृद्धि, दूसरा है मानव पूंजी का निर्माण, तीसरा है क्षमताओं और क्षमता का विकास और डी दिया गया ऊपर के सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी जागरूकता और पहचान वृद्धि, मानव पूंजी का निर्माण, क्षमताओं और क्षमता का विकास, ये सभी व्यक्तिगत विकास की गतिविधियों में सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का मतलब है, ईमेल का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है विद्युत मेल या इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मेल या उपयुक्त सभी। तो इनमें से सही जो आपका हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं ईमेल को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न है कि आत्मविश्वास एक माप है, आत्मविश्वास एक माप है। तो आत्मविश्वास शील गुण माप है, एक प्रकार का शील गुण माप है। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे मेरा निवेदन है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर BA BSc की समस्त क्लासेस बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं, ओके, विद PDF नोट्स के साथ। तीसरा क्वेश्चन है कि जाजोनक जो कि 1968 के अनुसार मनोवृत्ति कैसे बनती है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये बनती है व्यक्तिगत अनुभव से। ये किससे बनती है, व्यक्तिगत अनुभव से बनती है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसमें पूछा गया था कि किसी निश्चित घटना के बारे में उसके विश्वास, विकल्प, ज्ञान या जानकारी के आधार पर कर्मचारी का रवैया या मनोवृत्ति के घटक के अंतर्गत आता है। तो इनमें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी संज्ञानात्मक। क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक। किसी निश्चित घटना के बारे में उसके विश्वास, विकल्प, ज्ञान या जानकारी के आधार पर कर्मचारी का व्यवहारिक रवैया मनोवृत्ति के घटक के अंतर्गत आता है। इसीलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 31 का सी हो जाएगा संज्ञानात्मक। यहाँ पर क्या फिल करेंगे, कर्मचारी का संज्ञानात्मक रवैया मनोवृत्ति के घटक के अंतर्गत आता है। इन्होंने लगाया था बी, तो ये गलत है, आपका सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा, संज्ञानात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें पूछा गया है कि एक औपचारिक संप्रेषण हो सकता है, एक औपचारिक संप्रेषण हो सकता है। तो अनिवार्य और सूचक ये दोनों हो सकते हैं, एक औपचारिक जो संप्रेषण है ये दोनों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ए और डी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें है कि आत्मसम्मान आत्ममूल की भावना है जो निर्भर करती है, जो निर्भर करती है किस पर, तो ये निर्भर करती है अपने स्वयं के प्रदर्शन की आत्मधारणता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसी भी आत्मसम्मान या आत्ममूल की जो भावना है वो निर्भर करती है अपने स्वयं के प्रदर्शन की आत्मधारणा से। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न है कि मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति क्या है, गलत, ईगो या पूर्वग्रह या किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन करने का एक प्रकार का तरीका। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन या तरीका, इसको हम मनोवृत्ति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35,
जिसमें पूछा गया है कि किसी वेबसाइट या वेब पेज पर HTML का उपयोग करके बनाया जाता है, इसका ये सही है या गलत? तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सही, यानी राइट आंसर है, ट्रू है ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। किसी भी वेबसाइट पर हम वेब पेज जो है वो HTML का उपयोग करके बनाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें है कि उच्च आत्मसम्मान वाले लोग हैं, जो उच्च आत्मसम्मान वाले लोग हैं वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि किसी मौजूद रिश्ते के खत्म होने की संभावना कम है। उच्च जो आत्मसम्मान वाले लोग हैं, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है कि जब जहाँ पर उच्च आत्मसम्मान वाले लोग मौजूद होंगे वहाँ पर कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं हो सकता। दूसरा है कि दीर्घकालिक स्थिर शुरुआत की अधिक संभावना, तो यह भी कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ए और बी दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संचार के प्रमुख तत्व इसमें से पूछा गया कि संचार के यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, इनमें से कौन सा संचार के प्रमुख तत्व हैं? तो संचार के जो प्रमुख तत्व हैं वो पहला आ जाता है सूचना और समझ प्रसारित करना, दूसरा आ जाता है एनकोडर और डिकोडर, या तो मानव और गैर मानव वस्तुएं, या सी आ जाता है कोई चैनल तो होगा ही। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऊपर के सभी आपका करेक्ट उत्तर। ये सभी संचार के प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख एलिमेंट हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ग्रेप वाइन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ग्रेप वाइन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो अनौपचारिक संचार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अनौपचारिक संचार के लिए। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है? 39 नंबर प्रश्न है कि आनन अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है। आनन अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है, यानी कि औपचारिक संचार है या मौखिक शाब्दिक संचार है या अशाब्दिक संचार है या अनौपचारिक? तो इसमें से आपको ध्यान देना है कि ये अशाब्दिक संचार यानी आनन अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है। किसका? अशाब्दिक संचार का। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम आत्मसम्मान वाले लोगों की विशेषता नहीं है? तो पहला यहाँ पर दिया गया श्रेष्ठता बोध होना, दूसरा है नकारात्मक या बाह्य या उन्मुख लक्षण की आवश्यकता, ऑप्शन सी है दुखी होते हैं और चिंता का अनुभव करते हैं, और डी दिया गया है कि स्वयं के साथ साथ दूसरों की प्रति भी अधीर होना। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ बोध होना। ठीक है, इनमें से कम आत्मसम्मान वाले लोग की जो विशेषता है वो श्रेष्ठता के बोध में कमी होना। ठीक है, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आत्मविश्वासी व्यक्ति का गुण है? आत्मविश्वासी व्यक्ति का इनमें से कौन सा एक गुण है? जुनून, धैर्य या प्रतिबद्धता या दया या फिर करुणा? तो इनमें से आपको ध्यान देना है कि आपका प्रतिबद्धता सही ऑप्शन होगा। इनमें से प्रतिबद्धता जो है एक आत्मविश्वासी व्यक्ति का गुण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी हमारे नए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक प्रकार किसके प्रकार हैं? ये जनसंचार के प्रकार हैं या समूह संचार के प्रकार हैं? तो चलिए इसका आंसर करेंगे आप सब लोग। तो आप सबको पता है ये क्या है? ये सोशल मीडिया है, मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपका जनसंचार इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें दिया गया है कि बिन्सवांगर 1990 के अनुसार 3 विशेषताएं हैं जो लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को वर्गीकृत करती हैं। वो किसके यानी कि स्वपीढ़ी, स्वनियमन के अतिरिक्त या फिर मूल महत्व या फिर लक्ष्य कारक? तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वनियमन। ठीक है, यानी कि बिन्सवांगर 1990 के अनुसार 3 विशेषताएं हैं जो लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को वर्गीकृत करती हैं स्वनियमन के अतिरिक्त। ओके, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं किया जा सकता है? पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है आत्मधारण या आनेपन या अपनेपन का भाव या सुरक्षा की भावना?
तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44। 44 का जो करेक्ट उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आत्मधारण। इनमें से आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो उसको आत्मधारण को नहीं शामिल किया जा सकता है। बाकी आत्मविश्वास, अपनेपन का भाव और सुरक्षा की भावना, ये सभी आत्मसम्मान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि आत्मविश्वास की कमी या कमी की भावना पैदा कब होती है? सहानुभूति से या उदासीनता से या अंतर्मन की शक्ति या पूर्ण होना? तो आपको ध्यान देना है कि इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब आपके मन में उदासीनता रहेगी या उदासीनता आपके मन में बराबर बनी हुई है तो आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, इसीलिए बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि विलियम्स जेम्स 1842 में पदानुक्रम के 2 स्तर में के साथ स्वयं के कई आयामों की पहचान की है, ये कौन से हैं? तो इनमें से आपको ध्यान रखना है मैं स्वयं और मुझे स्व। मैं स्वयं और मुझे स्व, ये 2 प्रकार के स्तर हैं। ठीक है, जो विलियम्स जेम्स ने 1892 में पदानुक्रम के 2 स्तर को बताया था, मैं स्वयं और मुझे स्व। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें दिया गया है। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो आत्मविश्वासी व्यक्ति है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो आपको ध्यान रखना, आत्मविश्वासी जो व्यक्ति है वो दूसरों के ऊपर उठता है। आत्मविश्वासी दूसरों को ऊपर उठाता है। जैसे कि जो आत्मविश्वास वाला व्यक्ति है, चाहे वो शिक्षा जगत में देखिए, आप अपने आसपास देखते हैं, अपने साथियों को देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में अपने सिलेबस को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के बहुत मन में आत्मविश्वास होता है कि मैं ये काम कर पाऊँगा। तो जब आप उसके आत्मविश्वास को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरा व्यक्ति होता है उसके मन में भी आता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो उससे उसको प्रेरणा मिलती है। तो आत्मविश्वासी व्यक्ति से दूसरों को भी लाभ है, यानी कि आत्मविश्वासी दूसरों को भी ऊपर उठाता है। ये क्वेश्चन आपका करेक्ट उत्तर होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें है मनोवृत्ति हो सकती है। तो मनोवृत्ति क्या हो सकती है? आप सबको ध्यान देना है कि मनोवृत्ति जो होती है वो स्पष्ट या अस्पष्ट होती है, स्पष्ट या अस्पष्ट हो सकती है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 जो कि है उच्च आत्मसम्मान वाले लोग इनमें से कौन से हैं? जिनके पास अधिक उच्च आत्मसम्मान है। तो उच्च आत्मसम्मान वाले वो लोग हैं जो आत्मसम्मान की तुलना में अपनी नौकरी से कम असंतुष्ट होते हैं। ठीक, उच्च आत्मसम्मान वाले। अगर यहाँ बात करें दूसरा ऑप्शन की, तो कम आत्मसम्मान की तुलना में अपनी नौकरी से अधिक संतुष्ट हैं। या सी ऑप्शन दिया गया कम आत्मसम्मान की तुलना में अलौकिक प्रिय रुख अपनाने की संभावना कम होती है, या वह आत्मसम्मान की बजाय दूसरों को खुश करने के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं। क्या उनको उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति कहते हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में सस्पेंस है। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप सबको तो प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। ओके, एक प्रश्न आप सबके लिए मैंने छोड़ दिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि फोटो प्रकाशित करते समय आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आप कहीं भी किसी भी जगह या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर आप दैनिक जागरण या संचार के माध्यम से अगर अपनी फ़ोटो प्रकाशित कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो कि दूसरे लोगों को आपको कैसा समझती है। सबसे पहले तो आपको उसको देखना है कि क्या तस्वीर में मौजूद व्यक्ति इसे साझा किए जाने से असहमत होंगे, यानी कि जिस व्यक्ति का आप फोटो साझा कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्या उस व्यक्ति से जो आपके व्यूवर्स हैं वो खुश होंगे या नहीं। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा है परिणाम स्वरूप छवि को लेकर किसी की परेशानी है या नहीं, क्या इस जो आपने छवि लगाई है उससे उस छवि से किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा कि फोटो से दूसरे लोगों को आप कैसा समझते हैं। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। उपरोक्त सभी ये सभी जो कथन हैं वो सत्य हैं फोटो प्रकाशित करते समय।
इन बातों को आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। तो 50 वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विचार से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्लास में हम 100+ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपलब्ध होंगे। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा भी सस्पेंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का भी प्रयास कीजिएगा। ओके, हो सकता है एक आध दो प्रश्न सस्पेंस हो, ऐसा संभावना है। फिलहाल मैंने अपने तरफ से 100% देने का प्रयास किया है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो या कोई भी क्वेश्चन सस्पेंस ना हो। ठीक है, इस क्लास का PDF अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। SP स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे टेलीग्राम के सर्च बार में तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, जहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।